हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है आधुनिक भारत के इतिहास की। और इसमें मैंने पहली क्लास में आपको पुर्तगालियों के बारे में डिटेल के साथ बताया था। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको जो भी क्लासेस आपने की हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री में। ठीक है। तो डचों को देखते हैं। तो जैसे पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था और उसकी स्थापना कब हुई थी, उसी तरह से डच की जो कंपनी थी उसका नाम था बेरी गिंदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। कब स्थापना हुई थी? 1602 में हुई थी। ठीक है। और ये हॉलैंड नीदरलैंड में हुई थी। इसकी जो देख रेख होती थी वो 17 सदस्यीय बोर्ड द्वारा की जाती थी। देखिए, डचों के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हम देखेंगे पहली इसकी जो कंपनी है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, प्लस बंगाल में इसकी जो कंपनी थी उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। ठीक है। तो देखिएगा, इस कंपनी जो थी डच कंपनी, इस पर देखो सरकार का नियंत्रण था। जब सरकार का नियंत्रण किसी भी चीज़ पे रहेगा तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो संधियाँ हो रही थी वो भी सरकार के ही द्वारा की जाती थी। युद्ध भी होते थे वो भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके ये लोग युद्ध करते थे। या इनको अपने क्षेत्र का अगर विस्तार भी करना होता था तो ये सरकार से इनको परमिशन लेना पड़ता था। इसलिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर काफ़ी हद तक विस्तार नहीं कर पाए, ज़्यादा दिनों तक ये लोग भारत में रुक भी नहीं पाए थे। तो डच जो थी एक सहकारी कंपनी थी, इस कारण ये इन्होंने यहाँ पर विस्तार भी नहीं कर पाया और युद्ध भी नहीं कर पाया, क्योंकि इनको परमिशन सरकार से लेनी पड़ती थी हर चीज़ में। अब हुआ क्या, इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया? तो इन्होंने इंडोनेशिया में जो बाटविया है वहाँ पर इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर पूछता है कि प्रथम डच नागरिक कौन आया था। तो 1595 से 1596 में कार्नेलियस हाउंटमेन ये भारत आए थे। तो प्रथम डच नागरिक कौन था जो भारत आया था? वो कार्नेलियस हाउंटमेन भारत आए थे। इन्होंने देखिए कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का केंद्र बनाया था। देखिए, पुर्तगाली आए, उन्होंने मालाबर तट को यहाँ पर केंद्र बनाया। एक मिनट में यहाँ पर आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, ये आपका है कोरोमंडल तट, ये वस्त्र व्यापार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये है आपका मालाबर तट, ये आपका मसालों के लिए महत्वपूर्ण है। जब हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब पुर्तगाली आए थे तो वो यहाँ पर मालाबार तट पर ही आए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डचों की, तो डच जो आए थे वो आपके कोरोमंडल तट पर आए थे। तो इन्होंने क्या किया है, कोरोमंडल तट को ही अपने व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया था। तो डचों ने भारत में जो है कोरोमंडल तट को यहाँ पर व्यापार का केंद्र बनाया था। और 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने यहाँ पर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर स्थापना की थी? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने 1610 ईस्वी में पुलिकट और 1616 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर दी थी। अब पांडिचेरी की बात कर रहा है। देखो, पांडिचेरी पर अधिकार सबसे पहले पुर्तगालों ने किया था। पांडिचेरी पर अधिकार सबसे पहले पुर्तगालों ने ये किया। क्वेश्चन पूछ देता है कि पांडिचेरी पर सबसे पहले अधिकार किसने किया था। ऑप्शन दे देगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश। तो आपको पुर्तगाल पे ही सही ऑप्शन उत्तर देना है। देखो, पुर्तगालियों की बात करेंगे तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी ना, उसकी स्थापना इन्होंने 1503 में कोचीन में की थी। उन्होंने कहाँ पर की थी? उन्होंने कोचीन में की थी। तो यहाँ पर याद करना है। लेकिन डचों ने मसूलीपट्टनम में की थी 1605 ईस्वी में। तो उनकी कोचीन में, इनकी मसूलीपट्टनम में। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम व्यापारिक केंद्र आपके दिए रहेंगे और किस ईयर में हुई थी, तो ये पूछता है। उसके बाद इन्होंने 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। देखो, यहाँ पर इन्होंने पांडिचेरी पर 1624 ईस्वी में यहाँ पर व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया था। और इन्होंने 1672 से 73 में फ्रांसीसियों से इस पर नियंत्रण कर लिया था। तो इन्होंने जब जो नियंत्रण किया था पांडिचेरी पर, वो इन्होंने 1672 से लेकर 1673 ईस्वी के बीच में किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, पुर्तगाली आए, उन्होंने मसाले व्यापार पर ज़्यादा जोर दिया था। जैसा आपको पता है कि जो
आए थे वास्को डी गामा 1498 में। इन्होंने जब ये व्यापार करने गए थे तो इन्होंने 60 गुने दाम पर बेचा था। जो मसाला ले गए थे वो उन्होंने 60 गुना मतलब लाभ यहाँ पर कमाया था। लेकिन डचों ने क्या किया ना, डचों ने मसालों की स्थान पर इन्होंने भारतीय जो वस्त्र है ना उनके निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। तो इन्होंने मसालों से ज़्यादा यहाँ पर भारतीय वस्त्र को ज़्यादा महत्व दिया। क्वेश्चन पूछ लेगा किस कंपनी ने या किस यूरोपीय कंपनी ने सबसे ज़्यादा महत्व भारतीय वस्त्रों पर दिया या भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर दिया, तो आंसर आपको डच ही लगाना है। ठीक है, ये अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वस्त्र के निर्यात को सर्व प्रमुख स्रोत बनाने का श्रेय जो है डचों को ही दिया जाता है। ये यहाँ पर मसालों के लिए ये मालाबार तट महत्वपूर्ण था और कोरोमंडल तट आपका वस्त्र व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। अब इसका विस्तार कब हुआ? देखो, पहली कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम कंपनी की स्थापना इन्होंने मसूलीपट्टनम में की थी 1603 में, सॉरी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में इन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना जो की थी वो 1627 ईस्वी में पीपली में की थी। 1627 ईस्वी में पीपली में की थी बंगाल में, और साउथ में इन्होंने मसूलीपट्टनम में की थी। तो प्रथम अगर व्यापारिक केंद्र की स्थापना पूछेगा तो मसूलीपट्टनम ही लगाना है। लेकिन अगर बंगाल में पूछेगा तो बंगाल में हमें पीपली लगाना है उत्तर। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण केंद्र को यहाँ पर देख लेते हैं। मसूलीपट्टनम जैसा कि हमने बताया प्रथम व्यापारिक इनकी कंपनी थी 1605 ईस्वी में। उसके बाद पुलिकट, चिंसुरा, कासिम बाजार, सूरत, हुगली, नागापट्टनम आदि थे। अब हुआ क्या, इनका युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, जिसको हम बेदारा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पूछ लेता है कि बेदारा का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, प्री के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। तो 1759 में बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों और डचों के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को यहाँ पर पराजित कर दिया और इनकी जो भारत से चुनौती थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसका रीज़न ये था कि ये पूर्णतः जो थी आपकी एक सरकारी कंपनी थी, तो इसका जो नियंत्रण था वो डच सरकार ही करती थी। तो इनको युद्ध भी करना रहता था, संधि भी करनी रहती थी, या विस्तार की बात करेंगे तो उसको भी यहाँ पर इनको सरकार से ही परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा देरी होती थी। इसलिए इस कंपनी का ज़्यादा अस्तित्व नहीं रहा था। तो ये हमारी डच कंपनी की हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब बातें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी ब्रिटिश कंपनी, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको हम समझते हैं पूरे विस्तार से कि ब्रिटिश कंपनी की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी प्रथम व्यापारिक कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई? बंगाल में पहली इसकी कंपनी कहाँ पर स्थापित हुई, किस ईयर में हुई, ये चीज़ें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले देखते हैं इसमें हम कि देखो 1598 में क्या हुआ ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1598 में। ये 99 की जगह 98 करना, क्योंकि ये रॉन्ग टाइपिंग हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना कि 1598 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे स्टार्टिंग में 15 वर्षों के लिए, ये देखो बहुत लोगों को नई चीज़ें पता होंगी, उन्होंने रट लिया है कि ब्रिजमैन या जो भी गवर्नर आए थे, लेकिन स्टार्टिंग से हम बिल्कुल जीरो से बताएंगे कि 1598 में यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसको स्टार्टिंग में 15 वर्षों के लिए ही एक अधिकार दिया गया था व्यापार करने के लिए। मतलब इनको परमिशन दी गई थी कि यहाँ व्यापार तो करेंगे लेकिन सिर्फ 15 वर्षों तक ही करेंगे। लेकिन आगे चलकर ये सम्राट जी थे जेम्स फर्स्ट, ठीक है, ये ब्रिटिश के सम्राट थे जेम्स फर्स्ट, ये आए, इन्होंने बोला 15 वर्ष ही आप क्यों व्यापार करेंगे, बल्कि आप लाइफ टाइम व्यापार करेंगे। ठीक है, इन्होंने कंपनी को अनिश्चितकालीन के लिए एक अधिकार दे दिया। तो स्टार्टिंग में तो इनको 15 वर्षों के लिए ही दिया गया था व्यापार करने का एक अधिकार, लेकिन जेम्स फर्स्ट आए भाई साहब, इन्होंने इनको लाइफ टाइम पैकेज दे दिया कि आप जाकर अनिश्चितकालीन व्यापार कर सकते हैं। अब वो सब छोड़िएगा, स्थापना हो गई, कितने साल का व्यापार के लिए एक अधिकार दिया वो अलग बात। अब आते हैं मेन बात। देखो सबसे पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर थे। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने आए फिर उन्होंने युद्ध किए और तत्पश्चात भारत पर विजय प्राप्त की। आए तो थे, लेकिन उस समय मुगल सम्राट काफ़ी हद तक मजबूत थे,
तो इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ये लोग मुग़ल सम्राट से डायरेक्ट युद्ध कर सकें। तो ये लोग भारत में तो थे लेकिन बहुत ही दब के रहे थे। तो जहांगीर के समय ही कैप्टन हाकिन्स भाई साहब ये आ गए थे। इन्होंने सूरत में अपनी जो है व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभी मुग़ल जो सम्राट है उसने इनको मान्यता नहीं दी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 1608 ईस्वी में ही कैप्टन हाकिन्स जो थे वो आए थे जहांगीर के दरबार में। इन्होंने यहाँ पर अपनी व्यापारिक केंद्र की भी स्थापना की, लेकिन जो अभी मुग़ल सम्राट थे इन्होंने इनको परमिशन नहीं दी थी। फिर क्या हुआ, कैप्टन हाकिन्स आए, इनको परमिशन नहीं मिली थी 1608 में। उसके बाद 1613 ईस्वी में आए। ये 1615 है, यहाँ पर इसको गलत टाइप हो गया है तो इसको यहाँ पर 1613 कर लेना है। ठीक है, तो 1613 ईस्वी में मुग़ल सम्राट जो थे उस समय भी जहांगीर थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इनको अनुमति दे दी थी सर टॉमस रो के नेतृत्व में। तो सर टॉमस रो 1613 ईस्वी में आए, मतलब कि 5 साल बाद 1608 में आए थे कैप्टन हाकिन्स। उनको परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन 1613 ईस्वी में आए सर टॉमस रो, इनको यहाँ पर परमिशन दे दी गई थी और इन्होंने सूरत में अपनी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश कंपनी की जो पहली व्यापारिक केंद्र की जो स्थापना हुई वो कहाँ पे हुई थी, तो वो यहाँ पर सूरत में हुई थी 1613 ईस्वी में। सर टॉमस रो को यहाँ पर परमिशन मिली थी। तो इस तरह भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री है वो यहाँ पर सूरत में थी। अब दक्षिण भारत की बात करेंगे तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में की। तो अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में की, लेकिन पूछेगा कि भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित कंपनी कौन थी या प्रथम व्यापारिक केंद्र, तो वो यहाँ पर सूरत था। और किसके नेतृत्व में मिला, ये राजदूत सर टॉमस रो के नेतृत्व में। अब देखो बंगाल की बात करेंगे तो अगर इनकी बात करेंगे हम बंगाल में, तो इन्होंने 1633 में हरिहरपुर एवं बालासोर में की। मतलब 1633 में इन्होंने पूर्वी भारत में, सॉरी बंगाल में नहीं, बंगाल में तो इन्होंने पीपली में की थी, वो भी हम आगे बताएंगे। तो पूर्वी भारत में इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना 1633 में हरिहरपुर एवं बालासोर में की। तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पर कंपनी को लेकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो पहली कंपनी की स्थापना इन्होंने की, पहली फैक्ट्री की या प्रथम व्यापारिक केंद्र की भारत में बात करेंगे तो भारत में इन्होंने सूरत में की। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में की। और पूर्वी भारत की बात करेंगे तो इन्होंने हरिहरपुर एवं बालासोर में की। और बंगाल की अगर बात करेंगे तो बंगाल में इन्होंने पीपली में की थी। और बंगाल में हुगली में डचों ने पीपली में की। ये यहाँ पर देखते हैं, इसको यहाँ पर समझते हैं। ये देखो अंग्रेजों ने अगर बात करेंगे बंगाल में बात करेंगे तो हुगली में की, और डचों ने यहाँ पर पीपली में की थी बंगाल में। ये यहाँ पर तुलनात्मक रूप से अगर पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे चीज़ों को। ये 1639 ईस्वी में अंग्रेजों अधिकारी थे फ्रांसिस डे, इन्होंने चंद्रगिरी के शासक जो थे उनसे मद्रास प्राप्त किया था। अगर पूछ लेगा कि किस अंग्रेज अधिकारी ने मद्रास प्राप्त किया था, तो वो फ्रांसिस डे ने प्राप्त किया। किससे, उस समय जो शासक थे उनका नाम चंद्रगिरी था, उनसे यहाँ पर प्राप्त किया। और यहाँ पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण भी किया था। और बंगाल में जो स्थापना हुई वो यहाँ पर हुगली में हुई थी। वो किसके नेतृत्व में हुई थी, ब्रिजमैन के नेतृत्व में 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली में यहाँ पर स्थापना हुई। अब विस्तार की बात करेंगे। ये देखो यहाँ पर विस्तार आपको बताऊं, कोलकाता की यहाँ पर जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता की स्थापना जाप चारनाथ के नेतृत्व में हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गोविंदपुर, कोलकाता एवं सुतानती की जमींदारी प्रदान की और इनको मिलाकर इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की। इनका प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स सैयर थे। तो किससे प्राप्त हुआ, तो बंगाल के सूबेदार थे अजीमुस्सान, उनसे इन्होंने गोविंदपुर, कोलकाता एवं सूतानती की जमींदारी प्राप्त की। इन क्षेत्रों को मिलाकर इन्होंने यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना की। इसका प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स सायर था। तो पूछता है कि फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चार्ल्स सायर भाई साहब थे। इससे रिलेटेड आगे एमसीक्यू भी कराएंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं।
फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सैयर के दरबार में, देखो जहांगीर से फ़र्रुख सैयर तक अंग्रेज हैं अभी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन मुग़लों के समक्ष विद्रोह कर सकें, क्योंकि उस समय मुग़ल पावरफुल थे काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद आए थे अंग्रेज, वो पहले ही आ चुके थे, लेकिन उस समय औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल इतने पावरफुल नहीं थे, तब इन्होंने विद्रोह कर दिए थे काफ़ी हद तक। यहाँ पर देखो अनुमति दे दी गई थी कर व्यापार के लिए, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि फ़र्रुख सैयर के दरबार में जान सुरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल आया, जिसने शाही फरमान प्राप्त किया और इनको निश्चित धनराशि के बदले में बंगाल में कहा आप टैक्स फ्री हैं, आप व्यापार कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारी बात थी यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी की। अब डेनिश कंपनी की बात करेंगे, ठीक है। तो डेनिश कंपनी में क्या है, डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में, एक मिनट, यहाँ पर डेनिश कंपनी की बात करेंगे तो डेनिश कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं है। इन्होंने 1616 ईस्वी में डेनमार्क में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी। इन्होंने 1620 ईस्वी में ट्रेंकोबार में अपने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, और इन्होंने अपने जो सारी इनकी फैक्ट्रियाँ थीं वो इन्होंने ब्रिटिश कंपनी को ही बेच दिया और यहाँ से चले गए। तो डेनिश कंपनी के बारे में ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे पुर्तगाली आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, अब इसके बाद आएंगे फ्रांसीसी, ठीक है। तो पुर्तगाली को कवर कर लिया हमने, डचों को यहाँ पर कवर किया है, अंग्रेज़ों को कवर किया है, डचों को कवर कर लिया है आज की क्लास में। अब बचे हैं फ्रांसीसी, तो इनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें हमें कर्नाटक युद्ध भी करने पड़ेंगे, तो क्लासेस मेरी जो हैं ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। अब एक बार इनको यहाँ पर हम कंपनियों को इनको देख लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, उसके बाद आएंगे फ्रांसीसी, उनको हम बाद में कवर करेंगे। तो पुर्तगाली की जो पहली यहाँ पर फैक्ट्री थी वो यहाँ पर इन्होंने कोचीन में स्थापना की थी। कहाँ पर? कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में। डचों की बात करेंगे तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में की थी, वो 1605 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों की कोचीन में, डचों की मसूलीपट्टनम में, अंग्रेज़ों की हमने बताया था इन्होंने सूरत में, गुजरात में की थी। अब डेनिश की बात करेंगे तो ट्रेंकोबार में की। तो डेनिश की ट्रेंकोबार में कब? 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने भी अपनी जो फैक्ट्री की स्थापना की थी वो भी यहाँ पर इन्होंने सूरत में ही की। तो फ्रांसीसियों ने भी सूरत में की थी और अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर सूरत में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। कौन सी ईयर की थी? बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक। तो फ्रांसीसी कंपनी का नाम था कंपनी डेस इंडस ओरिएंटेल्स। तो इसमें कई सारे कर्नाटक युद्ध हैं, 2 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध और दूसरा है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो वो जब युद्ध दोनों हम कवर करेंगे अभी तो क्लासेस ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, तो फिलहाल उनको हम करेंगे कल की क्लास में। और आज के लिए हम MCQs देखते हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, इससे रिलेटेड MCQ देखते हैं। तो चलेगा, इससे रिलेटेड हम देखते हैं जो भी हमने पढ़ा है पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में, ब्रिटिश कंपनी के बारे में, डेनिश के बारे में, फ्रांसीसियों के नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम MCQ देखते हैं कि आपके PYQs या क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो पहला क्वेश्चन है कि कलकत्ता किसने बसाया? आंसर मत देखिएगा, ये आपका उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में क्वेश्चंस आया था कि कोलकाता किसने बसाया। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन जॉन सरमेन दिया है, वास्को डी गामा, वारेन हेस्टिंग्स, जाप चारनाग। तो हमने बताया था कि जाप चारनाग ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने 3 सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुर, इनको मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि कलकत्ता का संस्थापक कैसे होगा, जबकि कोलकाता तो पहले ही था अस्तित्व में। तो इस आधार पर इन्होंने नहीं माना है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप जाप चारनाग
को सही आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो अगर भारत में सबसे पहले कौन सा नगर निगम स्थापित किया गया था, तो ये आपका क्वेश्चन 2021 में आया था पीसीएस के प्री में। तो मद्रास को किया गया था। 29 सितंबर 1688 को मद्रास जो है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था और इसको मद्रास नगर निगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अभी प्रेजेंट में हम ग्रेटर चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की। तो अगर संयुक्त पूंजी की बात करेंगे तो वो डचों ने की, लेकिन इससे भी पहले अगर संयुक्त पूंजी की स्थापना कंपनी की स्थापना जो की वो यहाँ पर ब्रिटेन ने की थी, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका ब्रिटेन दिया नहीं गया है। पहला ऑप्शन पुर्तगाली है, डच है, फ्रेंच, डेनिश। तो अगर ब्रिटेन नहीं दिया है तो इसका आंसर आपका डच होगा। ये IAS प्री 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपकी जो थी प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी थी। उसके बाद 2 साल बाद डचों ने हालैंड में, ठीक है, संसद द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 1600 ईस्वी में ब्रिटेन ने की लंदन में, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आंसर हम डच लगाएंगे। वो 2 साल बाद 1602 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है IAS प्री में। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश थे जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि डच पहले उपनिवेश नहीं थे, उनसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो ये तो गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है क्योंकि इन्होंने अधिकार कर लिया था। और आधुनिक कोच्चि की बात करेंगे तो इन्होंने कोच्चि पर अधिकार कर लिया था 1633 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था डचों ने और इन्होंने कोचीन पर यहाँ पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1714 ईस्वी में कोचीन राज्य के राजा से यहाँ पर इन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से भी किला जाना जाता है, उसको यहाँ पर ले लिया था। और 1714 में कालीकट के जमोरिन द्वारा इस किले पर अधिकार हो जाने के उपरांत 19 में डचों ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया और किले का नाम फोर्ट विलियम रखा। तो कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका प्री 2022 में, अभी तो ये रिसेंट का क्वेश्चन है। बता रहा है आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। पहला बता रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थीं। देखो डच जो आए थे वो यहाँ पर मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में स्थापित की। तो डच ने यहाँ पर जो आए थे वो यहाँ पर 1605 ईस्वी में स्थापित की, जबकि गजपति शासकों का जो शासन था वो यहाँ पर 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला इसमें भी दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी दिया है ये भी गलत हो जाएगा, टी ऑप्शन में भी दिया इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा है सिर्फ बी ऑप्शन, तो ये आपका एलिमिनेशन से हो जाएगा आंसर। इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है दूसरे और तीसरे पॉइंट को, तो केवल 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रास्ता। पहला ऑप्शन दिया गया है भारत में जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये 94 में आपका क्वेश्चन आया था PCS प्री में। तो ये तो ऑप्शन सही है कि कंपनी की जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी में आगे थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। और पहला ऑप्शन गलत है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये तो बात सही है, उस समय राष्ट्र की भावना किसी के अंदर नहीं थी और सैनिकों में भी राष्ट्रीय भावना का अभाव था। उनको जो भी पैसे ज़्यादा दे देता पर मंथ उसी में ये लोग शामिल हो जाते थे, तो इनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव नहीं था। या उपयुक्त तीनों, तो सफलता का राज था, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, इसलिए वो कोई भी इनको ज़्यादा सैलरी देकर रख सकता था। और कंपनी की सेना जो थी उनको पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो उत्तर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम ज़रा विलियम हॉकिंस के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें क्या ना, हॉकिंस के क्यों दे दी गई थी यहाँ पर परमिशन, वो चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ISPD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। पहले इसमें बताया है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्न में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित है? भरूच, चिकागोल, तिरुचिरापल्ली। तो सिर्फ भरूच में, यानी कि गुजरात में। सूरत, भरूच, तो यहाँ पर पहला चतुर्थांश है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में इन्होंने अपने यहाँ कारखाने स्थापित कर लिए थे। किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने। तो चिकागोल में नहीं थे, तिरुचिरापल्ली में भी नहीं थे, सिर्फ भरूच में थे। तो इसलिए इसका आंसर ए आपका सही होएगा। मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अंग्रेजों ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो सूरत में सबसे पहले स्थापित किया था वो इन्होंने, अंग्रेजों ने किया, उसके बाद फ्रांसीसियों ने किया था। तो सबसे पहली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो सूरत में हुई थी 1613 ईस्वी में, और यहाँ पर फ्रांसीसियों की हुई थी 1668 ईस्वी में। डचों ने 1616 ईस्वी में। जो यहाँ पर बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, लेकिन मसूलीपट्टनम में ये दक्षिण भारत में स्थापित किया था। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में अगर पूछेगा तो दक्षिण भारत में आपको बताना पड़ेगा मसूलीपट्टनम में, लेकिन अगर हम बात करेंगे पूरे भारत की तो वो इन्होंने सूरत में स्थापित किया था। और ये आपका कारखाना ये था अस्थायी था, लेकिन अगर प्रथम स्थायी कारखाने की बात करेंगे तो वो सूरत में ही स्थापित किया। अगर पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या के द्वारा पहले जो फैक्ट्री स्थापित की गई, तो आपको मसूलीपट्टनम ना लगा के सूरत ही लगाना है। अगर पूछता है अस्थायी तब आपको लगाना है मसूलीपट्टनम। इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे आपके जितने भी PYQ हैं। नेक्स्ट है आपका ISPD 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताया कि 1613 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो हमने बताया था कि सूरत में मिली थी इनको। किसके नेतृत्व में ये आए थे? 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में। विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आए थे 1608 ईस्वी में। उसके बाद आए थे 1613 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो, इनको यहाँ पर मिली थी। लेकिन इन जो आए थे कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, इनको व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी, सिर्फ कंपनी स्थापित करने की अनुमति मिली थी। इनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया, ये MPPCS 2018 में आया क्वेश्चन था। ये PYQ कराने का मतलब ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि सही दिशा में पढ़ा रहा हूँ या सिर्फ हवाबाजी है, तो इसलिए PYQ करा रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो वो सूरत में थी। देखो आरंभ में जो थी वो सूरत में थी, बाद में इन्होंने स्थानांतरित कर लिया था बॉम्बे में। तो इसलिए पूछ रहा है कि प्रारंभिक दौर में। क्वेश्चंस को अगर समझिएगा ना तो आपको क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चंस में ही मिल जाएगा। ये कह रहा है कि प्रारंभिक दौर में, तो प्रारंभिक दौर में सूरत में थी, लेकिन बाद में इन्होंने बॉम्बे स्थानांतरित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो हमने पुर्तगालियों को पढ़ाते समय बताया था कि इनकी जो ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजधानी कैथरीन के साथ। तो इनको दहेज में बम्बई मिला था 1661 में, और 1668 में इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो इसलिए इसका आंसर डी आएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। कैसे मिला था? बता दिया, दहेज में बॉम्बे मिला था। उस समय दहेज में बॉम्बे मिला था, समझ रहे हैं ना? 400 साल पहले की बात हो रही है। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ये उत्तराखंड PCS 2010 में आया था, और ये आपका आया है ROARO 2021 में आया था। इसमें बता रहा है कि प्रयागराज का जो किला है उस पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कब हुआ था। तो फिलहाल इसमें जो आंसर आपका होगा वो 1798 है। आंसर इसमें दिया गया नहीं है, तो इसको हम क्या है बताएं, बताओ।
तो इसका जो आंसर वैसे तो 98 है। अब आप लोग इसमें देखिएगा क्या करना है। चलेगा, मेरी जो आज की क्लास है वो समाप्त हुई है। तो हमने आज की क्लास में कवर किया है डचों को, किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किया है और यहाँ पर हमने डेनिश को किया है। कल की क्लास में फ्रांसीसियों को कवर करेंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको किसी की मदद करनी है। बाकी कोई भी अगर आपको कुछ भी सलाह मशवरा या कोई भी आपको कुछ भी PDF रिलेटेड या इशू है तो आपको कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।